अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? अच्छा जी, हमारी सीरीज़ चल रही थी फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 4 हमने सारा थ्योरेटिकल देख लिया। आज हम उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम का, बुक हमने जो लगाई हुई है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जेम्स सी वॉन हॉर्न की बुक है ये। इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस के स्टूडेंट को ये बुक पढ़ाई जाती है। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, फाइनेंस के टॉपिक यही होते हैं और यही कवर किए जाते हैं, बस थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बॉन्ड्स वैल्यूएशन के बारे में देखना चाहते हैं तो किसी भी बुक में जब आप जाएंगे तो आपको बॉन्ड्स की वैल्यूएशन का तरीक़ाकार एक ही मिलेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस भी इनके तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज होती है। ठीक हो गया। चैप्टर 4 है जी, 13 एडिशन है हमारे पास और 13 एडिशन में से हम करने लगे हैं एक्सरसाइज में से प्रॉब्लम नंबर 1। क्या कहता है जी? गॉन्जेल्स इलेक्ट्रिक कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग अ 10% बॉन्ड इशू with a face value of $1000 per bond and 3 year to maturity. Interest is payable annually. The bonds are privately held by SureSafe Fire Insurance Company. SureSafe wishes to sell the bonds and is negotiating with another party. It estimates that in current market condition, the bond should provide a nominal annual return of 14%. What price per bond should SureFace be able to realize on the sale? अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसने कहा एक कंपनी है जिसके आउटस्टैंडिंग बॉन्ड हैं, किसी कंपनी ने हेल्ड किए हुए हैं, किसी कंपनी ने लिए हुए हैं। गॉन्जेल्स ने इसको इशू किया था 10% कोपन रेट के हिसाब से। ठीक हो गया। ये जो 10% बॉन्ड है, इसका मतलब वो उसका कोपन रेट है जो वो हर साल पे करेगा और 1000 उसकी पार वैल्यू है। कितने साल के लिए? 3 सालों की उसकी मेचोरिटी है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम सेल करते हैं मार्केट में, तो हम देखना चाहते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, कितने का ये मार्केट में जाएगा एज पर मार्केट रिटर्न। के मार्केट में जो इस वक्त रिटर्न चल रहा है इस तरह के बॉन्ड्स पर वो 14% चल रहा है। तो बताएं हमारे बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पर हम इसको सेल करें ताकि ईजीली जो इन्वेस्टर है वो ख़रीद ले। तो चलें जी, इसको चलते हैं। मैंने इसका सोल्यूशन मैनुअल भी ओपन किया हुआ है, आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस सोल्यूशन मैनुअल को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका आ गया जी 1। सबसे पहले आपने इस तरह टाइमलाइन बना लेनी है, एंड ऑफ ईयर 1 2 3। ये वर्टिकल भी बन सकती है और ऐसे हॉरिजॉन्टल भी बन सकती है। हमने हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं हम इसको। नंबर 1 ईयर, फर्स्ट ईयर की पेमेंट क्या होगी? 100। सेकेंड ईयर की पेमेंट वो भी 100। डिस्काउंट रेट हमारा आपको पता है क्या है, मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा होता है वही डिस्काउंट रेट इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसको डिस्काउंट रेट लगा दिया। डिस्काउंट रेट का फैक्टर है, इसका फार्मूला है, वो अगर आपको नहीं पता तो आप इसको बुक में से देख सकते हैं, मैंने इसको करवाया हुआ है। सिंपल क्या फार्मूला है? 1 प्लस 0.14 उसकी पावर 1 फिर उसकी पावर 2, एंड पे उसको 1 से डिवाइड कर देना है। 1 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपको तीसरे साल क्या मिलेगा? एक तो 1000 मिलेगा, दूसरा 100 रुपीज़ आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी एट द एंड आपको दी जाएगी। तो आपने सारे का अलग-अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा करके भी आप इसको एक ही डिस्काउंट फैक्टर लगा सकते हैं। जब आपने डिस्काउंट फैक्टर लगाया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 907.10। इट्स मीन ये वो वैल्यू है, ये वो इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि मार्केट में सेल होना चाहिए ये बॉन्ड। अगर इससे कम पे आप सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन आपको लॉस है, अगर इस पे ज़्यादा से सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन आपको प्रॉफिट है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द प्राइस पर बॉन्ड इन प्रॉब्लम नंबर 1 इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स वर मेड सेमी एनुअली। तो यही काम ये जो ऊपर हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, सेमी एनुअल पेमेंट कर दें उसके कॉपन की, जो उसका कॉपन रेट मिल रहा है वो सेमी एनुअल कर दें, तो क्या होगा? वो जो 10% सालाना मिल रहा है, अब उसको अगर हम साल में 2 दफ़ा करेंगे तो इट्स मीन वो 5% होगा। ये नहीं है कि 6 महीने बाद फिर 10%, 6 महीने बाद फिर 10%, वो इसी का हाफ हो जाएगा। 10% इसका
हाफ हो जाएगा, और जो पेमेंट्स है हमारी वो डबल हो जाएंगी। ज़ाहिर बात है अगर हमने 100 रुपये एक साल बाद लेना था तो वही अगर हम 50 रुपये 6 महीने बाद ले रहे हैं तो हर 6 महीने बाद हमें पेमेंट्स मिलनी है। तो पहले 3 पेमेंट्स होनी थी, अब हमें 6 पेमेंट्स मिलेंगी। सेम एज इट इज़ ये देखें यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ 6 मंथ पीरियड। हर 6 मंथ पीरियड के बाद क्या है हमारे पास, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पीरियड हो गए हमारे पास। पहले 3 थे, अब 6 हो गए। और पेमेंट कितनी है, इंटरेस्ट रेट को आपने हाफ कर देना है। इंटरेस्ट रेट क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया। डिस्काउंट फैक्टर हमारा भी हाफ हो गया, क्योंकि पहले वो एनुअल था, सालाना था 14%, अगर उसको हम बाई एनुअल देखें तो वो हमारा 7% आ जाएगा। इसी तरह आपने इनको डिस्काउंट किया तो हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यूज़ आ गई सेम वैसे ही 904 रुपये। तो हमारी प्राइस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इफेक्ट में आपने इसको एक स्टेटमेंट में ये भी बता देना है कि इफ़ डिस्काउंट रेट पेड बाय सेमी एनुअली देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड बाय 3। जितने भी इसके डिफरेंस आ रहा है वो उतने से आपकी प्राइस बॉन्ड की डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, सुपीरियर सीमेंट कंपनी हैज़ एन 8% प्रेफर्ड स्टॉक इशू आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया, 8% उसने प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए हैं। जरा गौर करें, प्रेफर्ड स्टॉक और बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ इसमें मेचोरिटी का डिफरेंस होता है, बाकी इंटरेस्ट पेमेंट सेम इसी तरह फिक्स मिलती है। और ये प्रेफर्ड स्टॉक मेच्योर नहीं होते, बॉन्ड जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद उनको रिडीम करना होता है। विच विद ईच शेयर हैविंग $1000 फेस वैल्यू, करंटली द यील्ड इज 10%, व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर। अब उसकी जो यील्ड चल रही है मार्केट में वो 10% है, इन्होंने 8% पे इशू किए हुए हैं जो उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट मिलनी है। मार्केट में जो है वो उसी तरह के प्रेफर स्टॉक आज 10% पे इशू हो रहे हैं। मतलब अगर आज कोई मार्केट से ख़रीदता है तो उसको 10% प्रॉफिट होगा। तो बताएं ये शेयर कितने का सेल परचेज होना चाहिए। देखें ना, डिफरेंस आ गया। जब मार्केट रेट में और इशूड रेट में डिफरेंस आएगा तो प्राइस भी डिफरेंट ही होगी। अगर ये दोनों सेम होंगे 8% तो प्राइस में कभी भी डिफरेंस नहीं आएगा, वो हमेशा 100 पर ही रहेगी। इफ इंटरेस्ट रेट इज इन जनरल शुड राइज सो दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न बिकम 10%, व्हाट विल हैपन टू द मार्केट प्राइस पर शेयर। इसमें उसने दो चीज़ें बता ली, एक दफ़ा ये 10% उसने कहा, फिर उसने 12% कह लिया। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर हम इसको मैनुअल सॉल्व करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बजाय इसके कि हम वहाँ करें यहाँ पे हम सॉल्व को ही देख लेते हैं। क्या सबसे पहले करंट प्राइस उसने कहा, जो बताएं क्या होगी। पी नॉट है हमारी, डी पी डिविडेंड जो उसका मिल रहा है, और के पी क्या है उसका डिस्काउंट रेट, यानी कि मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इस वक्त चल रहा है। तो डी पी हमारे पास कितना है, 0.8 है, यानी कि 8% है। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 80 रुपीज़ आ गया। और मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% बाय 100 किया तो 0.10 आ गया, तो ये आपके पास $80 आ गया। तो इट्स मीन कि ये वाला प्रेफर्ड स्टॉक अगर मार्केट रेट में ये 10% चल रहा है और उसका डिविडेंड 8% है तो ये 80 रुपीज़ का सेल होना चाहिए। उसकी दूसरी कंडीशन कहता है लेटर प्राइस क्या होनी चाहिए, अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाता है 12%, ये 10% से 12 हो गया, ये 8 तो चेंज नहीं होगा क्योंकि जो एक दफ़ा इशू हो गया वो बार बार चेंज नहीं होता। तो ये मार्केट रेट जो ये चेंज होता रहता है। तो ये जब चेंज हो जाएगा तो वही प्राइस उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका इन्वर्स रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जाएगी डिस्काउंट रेट, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट यानी कि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होता जाएगा, आपकी प्राइस की वैल्यू डी वैल्यू होती जाएगी, आपका जो स्टॉक है वो डी वैल्यू होता जाएगा, उसमें डिक्रीज आता जाएगा। द प्राइस ड्रॉप बाय 13%, इस तरह आपने एक लाइन में लिख देनी है, प्राइस ड्रॉप होगी बाय 13% ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10% टू 12%। ठीक हो गया, आगे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। द स्टॉक ऑफ द हेल्थ कॉरपोरेशन इज करंटली सेलिंग फॉर $1020। स्टॉक है, अब स्टॉक है तो सिंपल नॉर्मल स्टॉक है ये, ठीक हो गया। ऑफ हेल्थ कॉरपोरेशन इज करंटली सेलिंग $20। मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ओपन की, वेबसाइट ओपन की, वहाँ पे देखा जी ये हेल्थ कॉरपोरेशन का स्टॉक इस वक्त $20 का सेल हो रहा है। फिर क्या हुआ, एंड इज एक्सपेक्टेड टू पे $1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। और आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एनुअल जनरल मीटिंग से, उसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट आ रही है उससे आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि यार ये $1 जो है ना, कम से कम $1 तो ये अपने शेयर होल्डर को पे करेंगे ही करेंगे एनुअल एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ़ यू बॉट द स्टॉक नाउ
एंड सोल्ड इट फॉर $23 आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड। आपने डिविडेंड रिसीव कर लिया, उसके बाद आपने इसको 23 का सेल कर दिया। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न वुड यू अर्न, तो आपने कितना असल में रेट ऑफ रिटर्न अर्न किया। बाज़ाहिर तो लग रहा है कि आपने 20 रुपये का लिया और 23 रुपये का सेल कर दिया, ये 1 रुपये आपने 3 रुपये आपने कमा लिए, लेकिन उसमें से 1 रुपये आपने डिविडेंड भी तो कमाया ना, तो वो कैसे जाएगा। तो ये चीज़ एडजस्ट करने के लिए हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को जो है ना कैलकुलेट करना होता है। अच्छा जी, रेट ऑफ रिटर्न कैसे फाइंड होगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। किस तरह है, कैपिटल गेन कितना है, एक तो 23 रुपये से आपने 20 रुपये का लेके 23 का सेल कर दिया, 3 रुपये आपको कैपिटल गेन हुआ और 1 रुपये आपने डिविडेंड लिया। इसको डिवाइड आपने किससे करना है, इनिशियल प्राइस से, जिस प्राइस पे आपने खरीदा, तो ये आपका डायरेक्ट रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। इसको अगर आप एंड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपने असल में क्या किया, 20% उसके ऊपर रिटर्न अर्न किया है आपने एक शेयर के ऊपर। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। डेल्फी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन करंटली पे अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर। वो कह रही है $2 पर शेयर एक कंपनी है वो पे कर रही है, एंड दिस डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15% एनुअल रेट फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए वो 15% के साथ ग्रो करता रहेगा, एंड देन एट 10%, और फिर 10% के साथ ग्रो करेगा वो नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए। ये वही फार्मूला लगे जहां पर आपको मैंने कहा था मल्टीपल ग्रोथ रेट्स आ गए हैं, फिर एट द एंड वो एनविटी बन जाती है, मतलब फॉर एवर के लिए वो एक ही रेट पे ग्रो होती है। आफ्टर विच इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अ 5% रेट फॉर एवर। तो वही बात आ गई कि इसमें 3 ग्रोथ रेट आ गए, एक 15%, फिर 10% और फिर 5% फॉर एवर। ठीक हो गया। what value would you place on the stock if an 18% rate of return was required। ले जी, आप उस प्राइस स्टॉक की क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितने पर उसको खरीदेंगे, या वो स्टॉक असल में उसकी वर्थ क्या होनी चाहिए जिसकी बैक एंड पे ये डाटा मौजूद हो, ये ग्रोथ रेट, ये डिविडेंड और उस वक्त का मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो चल रहा हो मार्केट में। मतलब रिटर्न का मतलब आप वही पैसे अगर मार्केट में लगाएं तो आपको इतने पैसे रिटर्न में ईजिली मिलते जाएंगे, तो आपने उससे उसको डिस्काउंट करना है। तो असल में आप क्या करने लगे हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं कि भाई उसकी अब प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ले जी, फेस 1 एंड 2, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड टू बी रिसीव्ड ओवर फर्स्ट 6 ईयर। ले जी, जो पहले 6 साल उसको मिलना है ना, 6 साल का मतलब उसमें जो डिफरेंट ग्रोथ रेट आए हैं हमने उसके मुताबिक उसकी वैल्यू करनी है। स्टार्ट में हमें डिविडेंड मिलना है ₹2, इसको हमने एक ग्रो कर लिया 1 साल के लिए, मतलब पहले साल 15% था, वो वैल्यू हमारे पास होगी 2.3 डिविडेंड की वैल्यू होगी। फिर हमने इसी को डिस्काउंट भी कर लिया साथ ही, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमने लगा लिया, हमने कहा 18% है हमारा, तो 18% के हिसाब से आप देखें 1 ईयर का ये बनता है। फिर हमने जो अगला डिविडेंड आया ये वाला डिविडेंड 2.03, इसको हमने फिर ग्रो कर लिया अपना 1%। अब इसका आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप 2.30 को फिर इसी तरह 1.15 की पावर 1 करें तो वो अगले साल का डिविडेंड आ जाएगा, या फिर आप 2 को 2 दफ़ा ग्रो कर लें, ठीक है, तो आंसर फिर भी यही आएगा। तो आपने इसको ग्रो किया, 2 को पावर 2 कर ली, तो आपके पास 2.65 आ गया। इसको मल्टीप्लाई डिस्काउंट फैक्टर से किया, डिस्काउंट फैक्टर कैसे आया, इसी तरह आपने पहले T1 किया था, फिर T2 करेंगे, T3 करेंगे, इसी तरह आपके पास ये डिस्काउंट फैक्टर आ जाएंगे। हाँ, मतलब आपने 3 साल उसको डिविडेंड को ग्रो किया और 3 साल का उसका डिस्काउंट वैल्यू निकाल ली, ये उनकी प्रेजेंट वैल्यूज आती जा रही है उस साल की। बाद में इसको हम सम अप कर लेंगे। फेज़ 2 में आ जाए। फेज़ 2 में हमारा क्या होगा, सिर्फ ग्रोथ रेट चेंज हो गया हमारा, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड ग्रो हुआ था इधर, उसी को लेकर हमने अब आगे चलना है। ठीक है, यहाँ से 2 को नहीं लेके चल सकते, हम 2 को लेके चलेंगे तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो 3.04 को हमने लेकर चलना है आगे, और 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर हमने इसको ग्रो करना है। फिर इसी तरह 3 ईयर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6, 7, 8। अब यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं करना, यहाँ पे तो 1, 2, 3 कर लिया, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इस देख रहे हैं कि स्टॉक की 4 साल बाद जो वैल्यू है वो ये है, जबकि ये वाला जो कॉलम है ये बता रहा है कि 4 सालों वाली वैल्यू को आज कितने का होना चाहिए, आज उसकी क्या वर्थ है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कंटिन्यूसली चलती रहेगी, 3 के बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे इस तरह इनकी ये डिस्काउंटेड वैल्यू आ गई। अच्छा, डिस्काउंटेड वैल्यू आने के बाद हमारा क्या है, सबमिशन ऑफ डिविडेंड 6 years स्टार्टेड फ्रॉम 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिविडेंड आफ्टर 6 years की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है हमने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ कंपोनेंट, इसी ये जो 10.5 आया है ना, इसी को हमने अब आगे कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है। डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 7, ये इसको हमने, ये तो एक तो डिस्काउंट वैल्यू ये आ गई ना। अब ये जो लास्ट में आया है हमारा 4.05 डिविडेंड, इसको अगर हम फॉर एवर ग्रो करें, क्योंकि अब तीसरा फेज क्या शुरू होने लगा है, फॉर एवर ग्रो होने लगा है, एनविटी वाला प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 year को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक दफ़ा उसको 7 year वाला निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 6 year वाला डिविडेंड है, आफ्टर एंड ऑफ 6 year है। तो इसको अगर हम एक साल और ग्रो करेंगे, 4.05 मल्टीप्लाई 1.05, ये क्या आ जाएगा, 5% वाला ग्रोथ रेट। तो हमारे पास ये 7वें साल का क्या आ जाएगा, डिविडेंड। अब इस 7वें साल के डिविडेंड को आपने फॉर एवर ग्रो करना है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 6 क्या आ गया, 4.25। ये जो 4.25 आ गया, इसको डिस्काउंट रेट और माइनस ग्रोथ रेट किया, तो ये आपके पास फॉर एवर ग्रोथ रेट आ गया। ठीक हो गया। इसको अब आपने मज़ीद डिस्काउंट में लाना है। ये तो सिर्फ वैल्यू है किसकी, उस बॉन्ड की वैल्यू। इसको जब आप मज़ीद डिस्काउंट में लाएंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 32.69 एट द एंड ऑफ ईयर 6 ईयर के बाद जो इसको प्राइस है, इसकी क्या डिस्काउंट वैल्यू हो जाएगी, 18% डिस्काउंट रेट। इसका 6 ईयर का फैक्टर निकाला आपने, मतलब 6वें साल में ये वैल्यू थी, तो आपने इसको 6वें साल को डिस्काउंट किया, तो 12 रुपये इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 12 ये आई और 10 रुपये आपकी एक पहले आई प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने उस डिस्काउंट मॉडल से उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली कि आज ये स्टॉक कितने का होना चाहिए, कितने का, 22.63 का। तो जबकि क्वेश्चन में हमें वो कितने का दिया हुआ था, उसने क्वेश्चन में आई थिंक उसने बताया नहीं था कितने का है, उसने जस्ट ग्रोथ रेट दिया था। हाँ जी, बस उसने डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल दिया और उसने जस्ट हमें क्या कर दिया कि जी इसकी वैल्यू फाइंड करके बताएं। समझ आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन इसकी दोबारा से एक समरी सुन लें। जब भी हमारे पास ग्रोथ रेट आ जाएंगे मल्टीपल, हमने क्या करना है, हर फेज को सेपरेट सेपरेट ग्रो करना है और सेपरेट सेपरेट डिस्काउंट करना है। इसमें चूंकि 3 फेज थे, तो हमने 3 अलग-अलग से ग्रो भी किए और उनको डिस्काउंट भी किया। पहले फेज में जो डिस्काउंट रेट था, उसको हमने लगाकर, उसका ग्रोथ रेट था वो लगाकर हमने डिविडेंड को ग्रो कर लिया 3 सालों का। फिर हमने उसी 3 सालों का उसको डिस्काउंट लगा के 0 पे लिया है, मतलब 0 का मतलब उसकी आज वैल्यू पे लिया है। हमने कहा जी इन तीनों को सम अप करेंगे तो 3 सालों के बाद वाला जो वैल्यू है उसकी आज ये वैल्यू होगी। फिर हमने जो आखिरी ईयर का ग्रोथ था उसी को लेकर आगे चले, तो डिस्काउंट ग्रोथ रेट चूंकि डिफरेंट हो गया था, हमने उसी को डिफरेंट रेट लगा के दोबारा से ग्रो किया और फिर उसी को डिस्काउंट किया कंटिन्यूसली। 3 के बाद यहाँ पे 4, 5, 6 आ गया। तो 6 सालों बाद हमने कहा जी इसके डिस्काउंट की प्रेजेंट वैल्यू जो है डिविडेंड की, वो ये होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी तीसरा फेज स्टार्ट होने लगा। तीसरे फेज में ये था कि तीसरे फेज के बाद जो डिविडेंड आएगा वो अगले साल कंटिन्यूसली ग्रो होगा। ये 6 सालों के एंड पे है। ठीक हो गया। हमने इसको क्या किया, एक साल का मजीद ग्रो करके 7वें साल का डिविडेंड निकाला, फिर उसको कंटिन्यूसली ग्रो किया। ठीक है। 4.5 जो है यहाँ पे आके रुक नहीं जाएगी बात। 4.05 से आगे जाके एक साल जब ग्रो होगा, वो जो डिविडेंड आएगा वो हमेशा के लिए ग्रो करेगा सेम कांस्टेंट रेट से। कांस्टेंट रेट से वो क्या है, 0.5% है। तो हमने क्या किया, 4.05 को निकाला। हमने कहा यार देखें तो सही डिविडेंड 7वें साल क्या होगा, वो आ गया 4.25। हमने कहा अच्छा, इसको अब हमने फॉर एवर ग्रो करना है। तो फॉर एवर ग्रो का फार्मूला क्या होता है, वो उसके लिए सिंपल ये नहीं किया जाता कि उसको आप डिस्काउंट ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए आपने क्या करता है, डिस्काउंट रेट डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है। एनविटी वाला फार्मूला जो है, इसको आप माइनस करके इससे डिवाइड करते हैं, तो फिर आपके पास परपीचुअल आ जाता है। मतलब फॉर एवर ग्रोथ रेट जो डिविडेंड ग्रो होगा उसकी वैल्यू आज ये बनती है, ये उसकी डिविडेंड की वैल्यू। हमने अब इसको डिस्काउंट भी करना है।
ठीक हो गया। ये 7वें साल के एंड पे मिल रहा है, हमने इसको डिस्काउंट करके 6वें साल के एंड पर लेकर आना है कि 6 साल का एनवीडी फैक्टर क्या होगा। तो 6 साल का जब हम इसको डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 12%। तो 12%, 12 रुपये आ जाएगी, $12 आ जाएगी इसकी वैल्यू, जो कि फॉरएवर ग्रो हो रहा है। और जो 10 रुपये है वो उसकी क्या है, 2 फेजेस की ग्रोथ वैल्यू है। तो इन दोनों को सम अप किया तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, उस स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, जो कि मार्केट में जिस पे वो सेल परचेज होना चाहिए। आल्दो के मार्केट में इस पे सेल परचेज नहीं होगा, कुछ लोगों की अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस होगी, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होगी जिस बिना पर इसकी प्राइस जो है वो अप हो सकती है। लेकिन अगर इस प्राइस इससे कम है तो इट्स मीन इस प्राइस में भी, इस स्टॉक में भी पोटेंशियल है, इस स्टॉक को परचेज कर लेना चाहिए। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो को अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर हमारा। डेल्फी प्रोडक्ट कॉरपोरेशन करंटली पे अ डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर एंड दिस डिविडेंड, ओहो ये तो हमने कर लिया है 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। नॉर्थ ग्रेट टिम्बर कंपनी विल पे अ डिविडेंड ऑफ 1.05 अ शेयर नेक्स्ट ईयर। अगले साल वो इतने का डिविडेंड देगी, मतलब D1 आ गया हमारे पास, डी नॉट नहीं है, डी नॉट D0 का मतलब आज जो देगी, जबकि ये क्या है, D1। आफ्टर दिस अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9% एनुअल रेट इनडेफिनेटली। तो ये इनडेफिनेटली का मतलब भी फॉर एवर ही है। इन्वेस्टर करंटली रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न 13%। द कंपनी इज considering several business strategies and wishes to determine the effect of these strategies on the market price per share of its stock। ये वो स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए। कंटिन्यूइंग द प्रेजेंट स्ट्रेटेजी विल रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्टेटेड अबव। अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, हमारे पास जो डाटा है वो कह रहा है कि जी पी नॉट आपके पास बराबर होता है D1 डिवाइड बाई KE-G। तो हमारे पास क्या आ गया, D1 हमारे पास गिवन है, इसको हमने डिस्काउंट रेट किया और साथ ही हमने इसको इससे 0.9 से माइनस करके डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जो कि फॉर एवर इसने ग्रो होना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, दोबारा देखें जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5% नेक्स्ट ईयर मिलेगा और 9% उसके बाद फॉर एवर ग्रो होता रहेगा। 13% हमारा डिस्काउंट रेट है। बताएं तो सही जरा उस स्टॉक की प्राइस क्या होगी, उस स्टॉक को कितने में खरीदना है, ये बेचना चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ इट्स स्टॉक। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, अगले साल का जो ग्रोथ, अगले साल का जो डिविडेंड होता है उसको डिवाइड किया जाता है मार्केट रेट से माइनस ग्रोथ रेट से। तो जब आप इसको इससे माइनस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये $37.5 की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कहता है एक्सपेंडिंग टिम्बर होल्डिंग एंड सेल्स विल इंक्रीज द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट 11%। कह रहा है उसका ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ द कंपनी। एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर विल इंक्रीज टू द 16%। दोनों चीज़ें इंक्रीज हो गई, ग्रोथ रेट भी इंक्रीज हो गया और रिटर्न भी इंक्रीज हो गया, मार्केट रिटर्न भी इंक्रीज हो गया। तो बताएं उसकी प्राइस क्या होगी। सिंपल वही चीज़, डिविडेंड वही रहेगा हमारा जो कि अगले साल हमें मिलने वाला है, बस डिस्काउंट रेट और ग्रोथ रेट डिफरेंट होने की वजह से हमारा जो प्राइस है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई, जो कि $30 आ गई। इसी तरह सी पार्ट में वो कहता है इंटीग्रेटिंग इनटू रिटेल स्टोर्स विल इंक्रीज द डिविडेंड ग्रोथ रेट 10% एंड इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ 14%। लो जी, फिर वही ग्रोथ रेट और वो दोनों चेंज हो गए, तो हमारे पास आंसर भी क्या आ गया, चेंज आ गया। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर विच स्ट्रेटजी इज बेस्ट। बताएं जी कौन सी स्ट्रेटजी उनकी बेस्ट रहेगी जो उन्होंने एज्यूम किया कि अगर ये हुआ तो ये, अगर ये हुआ तो ये। तो बताएं इन प्राइजेस में से कौन सी स्ट्रेटजी उनके लिए बेहतर रही। आइदर द प्रेजेंट स्ट्रेटजी ए और स्ट्रेटजी सी बोथ रिजल्ट इन द सेम मार्केट प्राइस पर शेयर। वो कह रहा है या तो वो स्ट्रेटजी नंबर ए अपना ले या सी अपना ले, दोनों ही स्ट्रेटजी उसको मार्केट में जो उसके शेयर की प्राइस है वो सेम रहेगी, वो कम नहीं होगी। तो
ठीक हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।